महाराष्ट्र सीटी एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। अगर आप भी इस सब्जेक्ट से डरते हैं और इस सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आरंभ सीरीज। ये कंप्लीटली सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलेगी और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आपका सपना है सीटी 2026 के एग्जाम को क्रैक करना तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि सीटी में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला सेगमेंट है उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा इस क्लास को प्रॉपर्ली, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा। अगर पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को, पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे एक प्यार और सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों की तरफ से, और मैं आपके लिए ऐसा ही एफर्ट्स लगातार डालता रहूँ। और आप में से वो बच्चे जो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में तैयारी करना चाहते हैं एचएससी बोर्ड के साथ एंड एचएससी बोर्ड के बाद में, तो आप हमारे संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए, जहां पे आपको इस नर्सिंग एप्टीट्यूड से डराने को दूर करने के लिए एक कैप्सूल, एक नर्सिंग बुकलेट आपको मिल रही है, जिसमें आपको सारे डर, सारे एमसीक्यू, सारे थ्योरीज आपको खत्म करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरीके से महाराष्ट्र सिटी में 750 बच्चों ने धमाकेदार रिजल्ट दिया, हो सकता है कि इस बार आप भी उन बच्चों में से शामिल हो जाओ। मोस्ट वेलकम है आपका महाराष्ट्र सिटी बीएससी नर्सिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर साथी जय। सबसे पहली चीज, महाराष्ट्र के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या वेटेज है, इसके बारे में अगर बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हो, बिकॉज बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। जनरली क्वेश्चन जो है वो बायो से रिलेटेड होते हैं, और सही तरीके से अगर आप इसको करोगे तो ईजिली आप बायो में तो 20 मार्क्स लेके ही आओगे, साथ ही साथ इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आप 20 मार्क्स लेके आ सकते हो। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के लिए प्रॉपर आपकी क्लासेस चल रही है आपके संघर्ष बैच के अंदर। तो अगर आप मिस कर रहे हो तो यकीन मानो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो रही है, तो उसको मिस मत करिए। सीटी 2026 के अंदर ही आपको एग्जाम क्रैक करना है। हम नहीं चाहते कि आप ड्रॉप लो, और आप भी नहीं चाहते कि आप अपने आई बाबा के सपनों को तोड़ो। तो मेहनत करिए, लगातार सिलेक्शन निकल जाएगा। बात करते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और सिंपली आपको करना क्या है, ये एप्लीकेशन है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग की, ये लोगो रहा जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ जाके आपको सीटी का संघर्ष बैच दिखेगा। इस संघर्ष बैच के अंदर आपको क्लासेस, 250 टेस्ट एंड बुक्स, 7 बुक्स जो आपके घर पे आएगी, ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। आप विदाउट बुक्स भी चाहते हैं कि यार लास्ट टाइम पे बुक्स ना लें, कुछ चीज़ें मिल जाए, तो हम बेहतर चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आपके लिए ऑप्शन हमने अवेलेबल रखे हैं, 2 बैचेस आपके विद बुक्स एंड विदाउट बुक्स के। शुरू करते हैं आज की क्लास को। नर्सिंग एप्टीट्यूड, द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है वो क्या है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन है। सिर्फ मेडिकल नॉलेज को चेक करना, कैंडिडेट की एटीट्यूड, एम्पैथी एंड डिसीजंस मेकिंग को देखना, या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को टेस्ट करना, या लैंग्वेज स्किल टेस्ट को टेस्ट करना। भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं, तो खत्म हो गया मामला। दूसरी चीज हम बात करें कैंडिडेट के एटीट्यूड को, एम्पैथी को एंड डिसीजन मेकिंग को देखना, क्योंकि जब उसके पास कोई पेशेंट आता है तो वो किस कंडीशन में आ रहा है, ट्रॉमा में है, ज़्यादा इंजरी है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये देखकर उसका क्या डिसीजन होता है कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना, या सिर्फ मेडिकल नॉलेज को देखना। तो सिर्फ मेडिकल नॉलेज को देखना नहीं है, ध्यान रखना। उसकी इथिक्स, उसके मॉरल्स, उसको क्या अलाउ करते हैं यार मुझे पेशेंट के साथ में कैसा ट्रीट करना है, किस कास्ट का है, कितना, यूं नहीं कि वो खुद ऐसे बोलेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है, मेरे को नहीं ट्रीटमेंट करना। इस तरीके की मेंटालिटी नहीं रखना। ये सारी चीज़ें चेक होती है इसके अंदर, ऑप्शन बी के अंदर। अब आप सोचो ये क्वेश्चंस, इसके लिए क्या थ्योरी पढ़ाई जाए। नहीं, हर क्वेश्चन के लिए थ्योरी या हर टॉपिक के लिए थ्योरी नहीं होती। नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मॉरल और एथिक्स के होते हैं, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा। आपके एग्जाम में करीब 12 से 13 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, जैसे ब्लड रिलेशन पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। बट मैं प्योरली नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन से भी जो आते हैं वो मैं आपको यहाँ कवर करवा रहा हूँ। फिर हमारे पास में एक नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वालिटी कौन सी होती है, मतलब अगर कोई नर्स है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होगी, मतलब जो उसके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है वो क्वालिटी कौन सी है। फास्ट राइटिंग, नो। फिजिकल स्ट्रेंथ, उसको फाइट थोड़ी करनी, लड़ाई थोड़ी करनी है उसको। थर्ड, एम्पैथी एंड कंपेंसेशन, मतलब जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए क्या सहानुभूति रखना, उसको लगना चाहिए कि हाँ कोई मेरा अपना है जो मेरी केयर करेगा यहाँ पे। तो यानी करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। ऑथोरिटी, अधिकार तो उसकी फैमिली जताएगी भाई, हम थोड़ी जताएंगे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप भी मेरे साथ लगातार आंसर देते रहना, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को जरूर बताना कि मैं जो टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं, इन 25 में से आपका स्कोर क्या है। तो आप जैसे मान लेते हैं कि आपका स्कोर अगर 25 में से 25 आया है तो 22 आया है तो 22/25, अगर आपका 10 आया है तो 10/25। इस तरीके से आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको भी पता चले और मेरे को भी एक मोराल बूस्ट हो कि हाँ यार मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, लगा है। बात करें
पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना किस नर्सिंग प्रिंसिपल का पार्ट है? मतलब पेशेंट्स की जो प्राइवेसी है, उसको कौन सी डिजीज है या कुछ भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो है उसको रखना किसका हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया है। अकाउंटेबिलिटी का, कॉन्फिडेंशियली का, लीडरशिप का या पंचुअलिटी का? तो अभी जस्ट मैंने आपको ऑप्शन दिया पंचुअलिटी का या कॉन्फिडेंटली का। तो कॉन्फिडेंशियल फाइल है, यानी कि जवाबदेही, या हम उसके लिए जवाबदेही हूं कि यार पेशेंट मेरे पास में आया है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। द करेक्ट ऑप्शन बी। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे हर ऑप्शन हमें सही लगने लगता है। आप खुद बताओ, आप में से अधिकतर बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे क्योंकि उनमें हर ऑप्शन आपको सही लगने लगेगा और ये चीज मिस्टेक हो जाती है। नाउ वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में, इमरजेंसी सिचुएशन में नर्स की पहला रोल क्या होता है? द फर्स्ट प्राइमरी रोल ऑफ द नर्स, कब? इमरजेंसी कंडीशन में या ट्रॉमा केस के अंदर किसी भी नर्स का पहला रोल क्या है? यहाँ पे डॉक्टर्स का वेट करना, पैनिक करना, इमीडिएट बेसिक लाइफ सपोर्ट देना एंड पेशेंट को शिफ्ट करना। अब मुझे पता है कि आप में से अधिकतर बच्चे इन दो को तो क्रॉस कर देंगे, यहां मामला थोड़ा अटका रहेगा। थोड़ा सा और सोचोगे तो आपको लगेगा यार पेशेंट को शिफ्ट कहां करें या बेसिक ट्रीटमेंट शुरू करें डॉक्टर के आने तक। तो ये बेटर ऑप्शन लग रहा है, और जो कि बेटर ऑप्शन नहीं आंसर भी है आपका। आप सोचो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं सीटी एग्जाम में ज्यादा फोकस हमें कहां करना है? हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पे करना है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश तो बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटा सिलेबस है, इसको हम इजीली कवर कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बैच में हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में आ चुका है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अगर पेशेंट एग्रेसिव हो, मतलब कोई पेशेंट हो वो खुद ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, एंड नर्स को क्या करना चाहिए? मतलब पेशेंट अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो नर्स क्या करेगी? पेशेंट को इग्नोर करेगी, गुस्सा करेगी पेशेंट पे, काम एंड प्रोफेशनल बिहेवियर रखेगी एंड सिक्योरिटी को बुला लेगी तुरंत से। तो क्या होगा? अब यहां पे मैं बताया, इग्नोर तो कर नहीं सकते भाई, गुस्सा कर नहीं सकते, हाँ काम रह के अपना जो मेन काम है उस काम को प्रोफेशनल बिहेव करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हम करते हैं, या सिक्योरिटी को बुला के उसको चुप कराएंगे। तो हमें बताया भाई ये भी हम नहीं करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अपने आप को काम रखें। क्यों? क्योंकि ये उसकी मॉरल ड्यूटी है एक नर्स की। हम पेशेंट अगर गुस्सा है क्योंकि वो परेशान है, चिढ़ा हुआ है, हम नहीं चल सकते उसकी सिचुएशन में, हमें हर हाल में खुद को भी काम रखते हुए उसको हील करना है, ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या बोला गया है? टीम वर्क नर्सिंग प्रोफेशन में क्यों जरूरी है? अब टीम वर्क क्यों जरूरी है? लेट्स सपोज, जैसे टीम वर्क की अगर बात करें, आपने देखा होगा जब कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर ऑपरेट करता है लेकिन वो खुद इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके नहीं आता है, उसके पास में नर्सेस डिपार्टमेंट वाले खड़े रहते हैं जो उनको चीजें पकड़ाते हैं ताकि उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटके। ठीक है, तो वर्कलोड कम करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, बेटर पेशेंट केयर के लिए। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेशेंट की केयर। तो बेटर पेशेंट के केयर के लिए करते हैं या प्रमोशन के लिए करते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। तो बेटर पेशेंट केयर के लिए चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। क्वेश्चन नंबर 7, नर्स का एथिकल ड्यूटी कौन सी है? अब नर्स की एथिकल ड्यूटी कौन सी है? सिर्फ डॉक्टर से बात करना, पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट का काम करना, रूल्स तोड़ना या पर्सनल ओपिनियन थोपना? तो क्या होता है? पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना, मतलब पेशेंट को ये लगना चाहिए यार ये तो वही कर रही है जो मैं चाहता हूं, ताकि पेशेंट भी क्या रहे, नॉर्मल रहे और वो जल्दी से जल्दी हील कर पाए। तो ये उसकी प्राइमरी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है, न कि सिर्फ डॉक्टर्स की बात मानना, क्योंकि उसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेट बिठाना होता है कि यूं नहीं कि हाँ पेशेंट कह रहा है मेरे को खाना नहीं खाना, डॉक्टर बोला नहीं खाना खाना जरूरी है, तो कुछ इस तरीके से पेशेंट से बात करे कि वो खाना भी खा ले पेशेंट और पेशेंट को लगे यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इसने तो मेरी बात मानी है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना किसका काम है? नर्स का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहां पे द टाइम मैनेजमेंट नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम देखते हैं मेडिसिन या ड्रग्स एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी बढ़ाने के लिए, शिफ्ट जल्दी खत्म करने के लिए, मल्टीपल पेशेंट का सही केयर देने के लिए। अगर हम किसी एक पेशेंट से, मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार हो गया यार कि हाँ यार कितना मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो उस पेशेंट पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस चक्कर में हम बाकी पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो मल्टीपल पेशेंट्स का भी हमें क्या करना है? देखभाल करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट हमें यहाँ ज़रूरी है, हमारे पास एक पेशेंट नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो आप देखो पेशेंट एजुकेशन नर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पेशेंट के एजुकेशन नर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शनल ड्यूटी में, मतलब कि ठीक है जरूरी है नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अननेसेसरी मतलब जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। या इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल में आता है कि एक एजुकेशनल जो नर्स है उसकी ये जिम्मेदारी है पेशेंट की एजुकेशन, कि भाई उसको बताया कि भाई कौन सी मेडिसिन क्या कब क्या लेनी है, आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग प्रोफेशन को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि नर्सिंग जो है वो बेस्ट है। क्या ऐसा है नर्सिंग में जो उसको औरों से अलग बनाता है और प्रोफेशनल जॉब से। जॉब विद द फिक्स रूटीन, वो काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी हैं। ओनली टेक्निकल वर्क, इसमें है ही नहीं। सर्विस ओरिएंटेड एंड ह्यूमन प्रोफेशनल, यानी इसने क्या बोला है कि ऐसी सर्विस, ऐसी जॉब जहां हमें खुद को सर्व करना पड़ता है, हम लोगों की ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं। तो हाँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छा रोल है नर्सिंग का, मतलब डेफिनेशन है कह सकते हैं हम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में, अगर नर्स से मेडिकेशन एरर हो जाए तो सबसे पहले स्टेप क्या किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी नर्स ने गलत मेडिसिन दे दी या गलत टाइम पे दे दी, कुछ भी ऐसी मिस्टेक हो गई तो क्या करना चाहिए। एरर छुपा लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि फिर तो पेशेंट को हैजार्डस हो जाएगी कंडीशन। पेशेंट को ब्लेम करना चाहिए? नहीं, पेशेंट की तो बेचारे कोई गलती नहीं है। सीनियर या डॉक्टर्स को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, या तो सीनियर नर्स को इन्फॉर्म करे ताकि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चेक करें, या डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें। इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ये देखो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपके लिए लेके आया और आपको खुद को रियलाइज करवाने के लिए कि हाँ यार नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। नर्सिंग में एडवोकेट का रोल का मतलब क्या होता है। मतलब नर्सिंग में एडवोकेट जो होते हैं उनका रोल क्या होता है। पेशेंट के बिहाफ पर बोलना, लीगल नोटिस भेजना, पेशेंट को डिसिप्लिन करना, या रूल्स इन्फॉर्म करना। नर्सिंग में एडवोकेट जो है उसका क्या रोल है। तो ध्यान रखना यहां पे अगर हम बात करें कि भाई नर्सिंग फील्ड के अंदर जो एडवोकेट, जो कि जनरली हम देखते हैं मजिस्ट्रेट वगैरह के अंदर, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा यहां पे, तो यहां पे अगर नर्स मेडिकेशन को गलत मेडिकेशन कर दी है तो अब उसको हम किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, डॉक्टर को रिस्पॉन्ड करेंगे। सिमिलरली अगर यहां पे हमारे पास में नर्सिंग में एडवोकेट, अब नर्सिंग किससे रिलेटेड है, पेशेंट से रिलेटेड है। पेशेंट अगर कोई चीज नहीं बोल पा रहा है या कर नहीं पा रहा, जैसे कि जनरली क्रिमिनल केसेस में देखें, तो वहां पे पेशेंट के बिहाफ पे जो भी चीज है वो कौन बोलेगा, उसका एडवोकेट बोलेगा। तो ये क्या रोल करता है, पेशेंट के बिहाफ पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, पेशेंट केयर में कल्चरल सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। यानी कि पेशेंट जो है वो मान लो किसी रिलीजन से हो गया, ठीक है, तो वहां पे हमें ऐसा नहीं कि मोमडन है तो हिंदू नर्स है तो उसको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, क्रिश्चियन है तो उसको अलग रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो कल्चरल सेंसिटिविटी से क्या समझ में आ रहा है हमको बात, सब पेशेंट के साथ सेम बिहेवियर करना, अब सिर्फ अपनी कल्चर को फॉलो करना, पेशेंट के बिलीव एंड वैल्यूज का रिस्पेक्ट करना। मान लेते हैं कि कोई पेशेंट जो है, जैसे मोमडन्स की अगर हम बात करें तो उनका एक फिक्स टाइम होता है नमाज का। अगर कोई पेशेंट ठीक है वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है, ठीक है, तो ठीक है उसको अलाउ कर दिया, मान लेते हैं अलाउ कर दिया, ठीक है, इससे क्या होगा, उसको खुद को शांति मिली और इंसान अपने मॉरल एथिक्स से खुद को ठीक करने लगता है, हील करने लगता है। उससे हुआ किसी बिगड़ा किसी का कुछ नहीं, लेकिन अगर एक इंसान को इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको करने दिया, भले ही आप जो नर्स है वो किसी भी रिलीजन का क्यों नहीं हो। तो पेशेंट के बेनिफिट्स एंड वैल्यूज की केयर करना, हाँ, लेकिन अगर मान लो पेशेंट ऑर्थोपेडिक है, उसको पेन या कुछ फ्रैक्चर हो रखा है, फिर वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसमें डांटिए, फिर आप उसको रोकिए, क्योंकि वहां अब इससे ज्यादा जरूरी है आपके मॉरल और एथिक्स का आगे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छी नर्स की कम्युनिकेशन कौन सी होनी चाहिए। मतलब एक अच्छी जो नर्स है उस वो किस तरीके का कम्युनिकेशन करती है। फास्ट एंड टेक्निकल, पेशेंट को समझ में ही नहीं आया तो, लाउड एंड स्ट्रिक्ट, पेशेंट डर गया तो, क्लियर पोलाइट और अंडरस्टैंडेबल। हो सकता है आपने देखा होगा कई बार कि गांव देहात से भी डॉक्टर्स के पास में पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर उनकी लैंग्वेज में भाषा समझ लगता है कि अच्छा माँ जी ये बात है, अरे आप कमर थोड़ा कम दबाया करो, झुक के कम चला करो। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि वो उसी लैंग्वेज में समझ पाएंगे। तो मेन चीज ये कि क्लियर पोलाइट एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज में वो बात करें। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नर्स अगर इमोशनली स्ट्रेस हो तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या बोला गया यहाँ पे कि नर्स क्या है, वो इमोशनली है, मतलब नर्स किसी को देख के बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, तो स्ट्रेस को इग्नोर करना,
पेशेंट पर निकालना अपना जो भी इमोशंस हैं, सपोर्ट एंड काउंसलिंग करना। तो क्या करना, सपोर्ट एंड काउंसलिंग करना कि भाई कोई बात नहीं, होता है, हमारा काम ही ऐसा है। एक नर्स दूसरे को नर्स को इस तरीके से समझा सकती है, जबकि जॉब छोड़ देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शंस नहीं है, सपोर्ट एंड जो काउंसलिंग है वो करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 16। नर्सिंग में अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल होना। तो नर्स किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है वो देखो, सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सीनियर पर डिपेंड रहना, या रूल्स तोड़ना। तो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते अच्छे के लिए हैं, पेशेंट के लिए, लेकिन हो उल्टा जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबल रहना। तो ये कहलाती है अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 17। पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट में करने से क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मतलब अगर आप पेशेंट की आंखों में आंख डाल के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये क्यों जरूरी है? द फर्स्ट, ऑथोरिटी दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए कि भाई मैं ही सबसे ऊपर हूं। प्रोफेशनल इमेज के लिए कि नहीं मैं नर्स हूं देखो। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर हम आंखों से आंखें नहीं मिला रहे हैं तो पेशेंट को लग रहा है कि भाई इसको खुद को कुछ पता नहीं मेरा क्या करेगा ये। तो आंखों से आंखें दिखा डालोगे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई साहब इसमें कॉन्फिडेंस है, मैं ये सही ट्रीटमेंट कर रही है या कर रहा है। तो एक भरोसा और एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के बात करो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आज जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो सारे आपके मॉरल एथिक्स के क्वेश्चन हैं। आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, उसमें से करीब 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो प्योर नर्सिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, और करीब 12 से 13 क्वेश्चंस आपके प्रॉपरली जो मैं कहूंगा मॉरल एथिक्स के, यानी कि जो बायो से रिलेटेड हैं वो होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं बायो से रिलेटेड क्लास क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। तो वहां पे हम ऐसा ही करेंगे कि एक क्लास हम करेंगे प्योरली नर्सिंग एप्टीट्यूड और एक क्लास हम करेंगे बायो से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास पसंद आ रही है, तो कमेंट में कर देना नर्सिंग एप्टीट्यूड बेस्ट। क्या लिखे हुए कमेंट में? नर्सिंग एप्टीट्यूड बेस्ट, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को सब चीज़ समझ में आ रही है और इस सीरीज को आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे जंप करते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर में नर्स का प्राइमरी फोकस क्या होता है? मतलब जब लगने लगे कि यार ये पेशेंट अब ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, तो उस वक्त नर्स का क्या रोल होना चाहिए? कितना प्यारा और कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि क्योर करना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, कंफर्ट, डिग्निटी एंड पेन रिलीफ के लिए काम करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। तो भाई अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करने लगे तब तो पेशेंट को पहले ही से पता चल गया कि भाई साहब अब मेरी मामला सलट चुका है, अब तो मेरी कोई केयर ही नहीं कर रहा है। नहीं, उसको कंफर्ट देना, उसकी डिग्निटी के बारे में बात करना, उसकी पेन को रिलीफ करना, ताकि वो लास्ट समय पे दर्द से मरे नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना एक नर्स का प्राइमरी रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें, क्या बोला गया? अगर पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट देने के लिए मैं अनेबल हो तो नर्स क्या करेगी? मतलब पेशेंट जो है वो खुद बोल के बता नहीं पा रहा हो कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है या ये चीज़ें हैं, तो क्या करना चाहिए? जो नर्स है उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगी, कंसेंट इग्नोर करेगी, लीगल गार्जियन को इन्वॉल्व करेगी। मतलब जो भी उस पेशेंट के साथ में उसके मदर फादर, उसके फ्रेंड, उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ जो भी हैं, ठीक है, उनसे कंसर्न करेगी कि भाई आप आओ बीच में और यहाँ पे प्रेजेंट रहिए, बाकी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि जो पेशेंट है वो कंसर्न नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करें, नर्सिंग प्रोफेशन में लीडरशिप का क्या मतलब होता है? तो मैंने अभी जैसा कि कहा, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीड करना, चाहे नर्सिंग नहीं किसी भी प्रोफेशन में। और लीड करने का मतलब होता है कि हर एक को एक साथ लेकर चलना, आप अकेले आगे नहीं बढ़ो। यानी कि पेशेंट की केयर में हर एक का अपना रोल है, पैरामेडिक डिपार्टमेंट का भी, नर्सिंग डिपार्टमेंट का भी, डॉक्टर्स का भी। तो सिमिलरली आप देखो, सब पर ऑर्डर चलाना नो, सिर्फ सीनियर्स नर्स को बताना नो, सिर्फ सीनियर नर्स बनना, टीम को गाइड करना, मोटिवेट रखना कि भाई हाँ यार कोई बात नहीं, उस कंपाउंडर को हम, उस पेशेंट को हम अच्छा कर लेंगे। आपको पता है जब हॉस्पिटल से एक ऐसा पेशेंट जो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं हो और वो ठीक होके जाता है ना, तो नर्सिंग स्टाफ बहुत खुश होता है कि यार देखो ये ठीक हो गया यार, मतलब कैसे आया था कैसे जा रहा है। मतलब सोचो उनकी आंखों से रोज ऐसा होता है, और बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जो वर्स्ट हो जाते हैं। तो सोचो उनके ऊपर भी तो प्रेशर है, वो भी तो एक इंसान है, आप भी तो नर्स बनोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे ये मॉरल एथिक्स के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आपसे। 21 पे बात करें, एक पेशेंट रिपीटेडली क्या कर रहा है? बेल बजा रहा है लगातार, ठीक है, बिना सीरियस रीजन के,
और नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? मतलब कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ है ही नहीं, बट वो बेल बजा रहा है, आओ आओ मेरे पास ही आओ, जल्दी आ जाओ, तुम आ जाओ, बस आ जाओ। तो ऐसे में नर्स क्या के गुस्सा करेगी कि भाई कोई जरूरत ही नहीं तुम्हें, तुम क्यों बेल बजा रहे हो, इससे बढ़िया हम किसी इमरजेंसी केस में फंसे हुए थे। तो क्या रिस्पॉन्स करेगी? बेल का रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी, पेशेंट को डांटना शुरू कर देगी, काम तरीके से पेशेंट से बात करके रीजन समझाएगी और कंप्लेंट लिख देगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है अपने को? कि पेशेंट के पास में जाएगी, उसको समझाएगी कि भाई आपकी ये चीज़ें करने से किसी को भारी नुकसान हो सकता है, कि हम आपके पास में आए सारे काम छोड़ के, और क्या पता वो हम काम बहुत ज़रूरी कर रहे हो, और हमको वहाँ से तो आपकी सिचुएशन पता चली नहीं, हमें लगा आपकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम आपके पास आ गए, इतने में मान लो वो कल को वो पेशेंट नहीं रहा तो जब ये चीज़ इस तरीके से आप समझाओगे काम रह के, तो आराम से उसको सारी बातें समझ में आएगी। तो ये एक पेशेंट एक नर्स का प्राइमरी रोल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो हमारे पास में, अगर नर्स को डॉक्टर का ऑर्डर पेशेंट के लिए अनसेफ लगता है तो नर्स को क्या करना चाहिए? मतलब डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं इसको एनेस्थीसिया दे दो, और डॉक्टर नर्स को लग रहा है नहीं यार एनेस्थीसिया दे दिया तो ये शायद कोमा में चली जाएगी, ऐसा नर्स को लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है फिर से, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन है तो इसमें बच्चे को सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लाइंडली फॉलो करना, बट डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को नहीं पता यार, मेरे को तो इंजेक्शन लगाना है, ये नहीं करना। ऑर्डर को इग्नोर करना, नहीं नहीं कोई बात नहीं गोली मारो। अरे भाई वो डॉक्टर है, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो सही भी हो सकता है। डॉक्टर से क्लैरिफिकेशन लेना। अब इस मामले में डॉक्टर से बात करेंगे, सर हो सकता है कि वो कोमा में चली गई तो क्या पता डॉक्टर के माइंड में ये चीज़ नहीं आई हो, तो वो सोचेगा अच्छा हाँ यार ये भी तो हो सकता है, वो बोलेगा एक काम करो डोज कम कर दो, बस इतनी सी तो बात थी। ये दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। पेशेंट को डिस्चार्ज मत कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास में? सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक टर्मिनली इल पेशेंट बार बार कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और नर्स का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? मतलब एक जो मानसिक रोगी है एक तरीके से, जो नैरो माइंडेड है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो बस मैं ठीक हो जाऊंगा, बस तुम छोड़ दो मेरे को, ऐसा बार बार कह रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए अकेला, या उसके पास रहना चाहिए? पेशेंट को इग्नोर कर दो, फोर्सफुली बात करो, पेशेंट की फीलिंग की रिस्पेक्ट करो, और नियर बाय अवेलेबल रहना। मतलब ऐसा नहीं कि आप रूम से बाहर छोड़ भाग जाओ, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे को नहीं मतलब, अब मर तो मर, ऐसा नहीं। आपको पेशेंट के पास ही रहना है, बस उसको अकेला छोड़ दो, उसके पास से दूर हट जाओ, उसके बेड से दूर हट जाओ, कहीं खड़े हो जाओ और उसको ऑब्जर्व करो कि वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जो वापस से हम रिवर्स नहीं कर सके। तो ध्यान रखो, तो यानी कि उसके रिस्पेक्ट करो, उसके प्राइवेसी उसके कंफर्ट की भी, और कहीं दूर हट जाओ ताकि दोनों का काम मैनेज हो जाए, क्योंकि नर्स का काम ही है कोऑर्डिनेट करना। तो ध्यान रखना, पेशेंट की फीलिंग की कदर करके, रिस्पेक्ट करके हम उसके लिए अवेलेबल भी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में प्रोफेशनल बाउंड्रीज का क्या मतलब है? अब नर्सिंग फील्ड में हो, ठीक है, मान लो एक लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं किसी हॉस्पिटल में नर्स हूँ, और एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या आई, ठीक है, और मेरे को क्रश हो गया उस पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब सुबह शाम बस उसी की सेवा में लगा हुआ हूँ, किसी और के पास जा ही नहीं रहा। तो यानी ये मेरी बाउंड्री से बाहर की चीज़ से हो गई है, मैं बाहर चला गया हूँ। तो कुछ ना कुछ एक बाउंड्रीज होगी जो आपको तय करनी होगी। तो ऐसी क्या बाउंड्रीज है? पेशेंट से दोस्ती कर लेना, इमोशनल अटैचमेंट बांधना, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये होती है पेशेंट की बाउंड्री, ना कि आगे बढ़ जाना। तो ध्यान रखना, रिस्पेक्टफुल जो डिस्टेंस है वो मैनेज करके रखना, ये पेशेंट की क्या है? प्रोफेशनल बाउंड्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द एक इलिटरेट पेशेंट, मतलब अनपढ़ पेशेंट आ रखा है, अपने ट्रीटमेंट समझा नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है वो, तो नर्स को क्या करना चाहिए? मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, गांव से आया है, गांव देहात का है, अब उसे समझाना है तो कैसे समझाएगी कोई नर्स? मेडिकल टर्म्स यूज करेगी कि नहीं आपको तो एस्फाइसिया हो गया है, आपको तो ये हो गया है, आपको तो यूरिनेशन हो रहा है, आपको तो बीपी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। तो इस तरीके की चीज़ें हम पेशेंट के साथ में डील नहीं करेंगे। तो हमें करनी क्या है एक्चुअली में? हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल या नेटिव लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज के अंदर पेशेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि यार हम यहाँ पे पेशेंट को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, या मैं जनरली यूज करता हूँ कि ऑटो वाले को कैसे समझा जा सकता है कि बाबा जी कुछ नहीं करना आपको, ये जो व्हाइट वाली गोली दिख रही है ना, इस गोली को सुबह ले लेना। कब? खाना खा के। उसको क्यों बताना कि ये गोली किसकी है? शुगर की है। उसको तो इतना कहना है भाई साहब गोली ले लो, उसको पीएचडी थोड़ी करवानी है। तो इस सिंपल ये लेमैन लैंग्वेज में। अच्छा कई बार कंफ्यूज होते हैं कि देखो ये व्हाइट व्हाइट वाली दो गोलियां, अरे छोटी वाली गोली है ना ये सुबह ले लेना, और बड़ी वाली गोली दिन जब ढले तब ले लेना। तो इस तरीके से समझाना लेमैन लैंग्वेज में होता है, और ये समझाना किसका काम है? एक प्रोफेशनल नर्स का काम है, जब इलिटरेट पेशेंट उसके सामने हो। तो ये हमने कर लिया आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो होंगे बायो से रिलेवेंट क्वेश्चंस।
तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैंने जैसा कहा कमेंट ज़रूर करना। इस क्लास में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीब मेरे पास में 50 कमेंट्स आएंगे, तो मैं नेक्स्ट जो क्लास है आपकी बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस की, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो 50 कमेंट्स क्या होने चाहिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नर्सिंग एप्टीट्यूड बेस्ट, महाराष्ट्र CET, एंड अपना प्यार, अपना लाइक्स ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ में।